जी को भी शामिल करते हैं अपने बातचीत में और अपने शो पे। सौरभ ऑफ कोर्स को फाउंडर हैं मार्सेलस पीएमएस। मेरे मुंह से म्यूचुअल फंड निकलने वाला था। सौरभ, वो दिन भी दूर नहीं है, क्यों? अनम्यूट करिए सौरभ अपने आप को। अनम्यूटेड ही है। मैं कह रहा था मेरे मुंह से मार्सेलस म्यूचुअल फंड निकलने वाला था। वो दिन भी दूर नहीं है। आपने एसोसिएशन तो फॉर्म कर ही ली है पीएमएसएस की, आपका साइज भी अब कुछ म्यूचुअल फंड से बड़ा हो गया है। हमारी तो आशा यही है कि आप जल्दी म्यूचुअल फंड भी लॉन्च कर दीजिएगा। देखिए, पहले चलना सीख लेते हैं, फिर भागेंगे दिग्गजों के साथ। बट जैसे आपने एपीएमआई की बात की, उम्मीद है कि पीएमएस इंडस्ट्री को उसी तरीके से हम आगे बढ़ा पाए जिस प्रकार से एम्फी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सहारा दिया है। सो एपीएमआई से सबकी काफी काफी उम्मीदें हैं। होपफुली ईयर्स एहेड में आपसे बात होती रहेगी एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स के बारे में। कंग्रेचुलेशन, एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आपका स्टेप है। ये कदम काफ़ी बढ़िया है और ये काफ़ी ड्यू भी था, लॉन्ग ड्यू भी था। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपसे मैं ये एक तो बहुत दिनों बाद बात हो रही है, आप अमेरिका का दौरा करके आए हैं, ज़रा बताइए तो वहाँ में माहौल कैसा चल रहा है इंडिया के प्रति, इमर्जिंग मार्केट्स के प्रति, और ये जो भयंकर एफआई सेलिंग, आपने कुछ अपने मित्रों से भी वहाँ मुलाकात की होगी। लास्ट एक साल में हमने लास्ट 11 साल की एफआई सेलिंग देख ली इंडियन मार्केट में, तो कुछ टेकअवेज दीजिए बाजार के लिए। देखिए, सबसे जो अहम बात उभर के आई कि चाइना से यूएस इन्वेस्टर बहुत मायूस हैं। तो जिन एंडाउमेंट्स, पेंशन फंड्स, फैमिली ऑफिसेज से मिला, उनकी जो मायूसी चाइना के साथ है वो कुछ दूसरे लेवल पे थी। हम अखबार में पढ़ के एक पिक्चर बनाते हैं चाइना के बारे में कि चाइना इंडिया के साथ कुछ हॉस्टाइल तरीके से डील कर रहा है, बट एक भयंकर मंदी विदेशी निवेशकों के लिए, यूएस इन्वेस्टर्स के लिए भयंकर मंदी चाइना में नजर आ रही है। एंड जो 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 कोर जो मसला था, एफआईआई की जो सवाल थे, फॉरेन इन्वेस्टर के सवाल थे मेरे साथ, कि जो पैसा चाइना में गया है, अगर वो पैसा इंडिया आया, वो पैसा अच्छा मोटा कमाई देगा या नहीं। जाहिर है हम लोगों ने समझाया विदेशी निवेशकों को, यूएस इन्वेस्टर्स को, कि इंडिया में आके आप अच्छा कमाओगे, बट वो पिवट मेरे ख्याल से ज्यादा दूर नहीं है। वो स्विंग जहाँ पे चाइना में जो मोटा पैसा गया है लास्ट 20 साल, वो पैसा धीरे धीरे कुछ हद तक हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेगा। मेरे ख्याल से अगले 6-12 महीने में ये सिलसिला शुरू होगा। इसलिए जो करंट जो मार्केट में मंदी है उसके बारे में हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे, बिकॉज ये मेरे ख्याल से ट्रांजिएंट है। और जो दूसरी जो दिलचस्प बात है, एफआईआई भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि नैस्डैक डाउन 30% है, एस&पी 500 डाउन 20% है, इंडिया का मार्केट डाउन लेस देन 10% है। क्यों? बिकॉज इंडियन लोकल पैसा इस भारी पैमाने पे इंडियन मार्केट में आ रहा है। ये बहुत एक दिलचस्प सिचुएशन है, और जाहिर है दुनिया भर में इंक्लूडिंग यूएस में इसकी चर्चा चल रही है कि इतना पैसा इंडियन मार्केट में लोकल इन्वेस्टर के पास से कहाँ आ रहा है। मैंने अमेरिकन लोगों को समझाया ये शुरुआत है, आप आगे आगे देखिए इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन किस पैमाने पे चलती है। All right, absolutely. Good morning, सौरभ। प्रियंका here. Welcome to 18 Hours स्वदेश। एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे कि इस वक्त जिन लेवल्स पर इस वक्त आपको इंडेक्स दिख रहे हैं, यूएस मार्केट्स तो हम देख भी रहे हैं कि ऊपर से इतनी करेक्ट हो गई, नैस्डैक तो ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा, यानी बियर मार्केट की टेरिटरी में। आपको क्या लगता है कि अब क्या ये लेवल्स क्या यहाँ वैल्यूएशन के लिहाज से आपको ग्रोथ स्टॉक्स पे यहाँ कंफर्ट आता है या नहीं? इंडियन आईटी स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, अलग अलग सवाल है तो इनको अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हैं। पहली चीज जो हमने रिपीटेडली स्ट्रेस किया है कि कभी भी निवेशक को अगले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में क्या होगा उसके बारे में ज्यादा सर नहीं गंवाना चाहिए। ना तो मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, ना ही मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम में कोई दूसरा आके भविष्यवाणी कर सकता है। और भविष्यवाणी करके निवेश करना एक बहुत ही खतरनाक प्रकार का निवेश है। जो हम कर सकते हैं कि हम हमारे देश के इकोनॉमी के, हमारे देश के, हम अपने कंपनीज के फंडामेंटल्स पे गौर कर सकते हैं। और अगर हम इंडिया के इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पे गौर करें, फंडामेंटल्स मेरे ख्याल से काफी मजबूत है। फॉरेन एक्सचेंज का जो बैलेंसेस हैं, जो जीडीपी ग्रोथ का जो मोमेंटम है, अगर हम कोविड का जो ओमिक्रॉन का जो प्रहार था उसके लिए नॉर्मलाइज करें, मेरे ख्याल से फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स एक्चुअली काफी स्ट्रांग थे। नॉट जस्ट हमारे इन्वेस्टी कंपनीज में, जनरली इंडियन मार्केट में मेरे ख्याल से
फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग थे। तो इकोनॉमी की हालत मजबूत है, फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन सॉलिड है, सरकार जागरूक है। लास्ट आपने 72 घंटे में देखा है भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं। सो ओवरऑल मेरे को जो मैक्रो सिचुएशन लग रही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की सिचुएशन लग रही है, काफी स्ट्रांग लग रही है। और उस बेसिस पे मेरा जो मानना है कि हमको इंडियन स्टॉक्स में निवेश करते रहना चाहिए। यही अगर मैं पिक्चर यूएस के लिए लूं, यूएस के लिए ये सिचुएशन फार मोर वरीसम है। आप लोगों ने सुना ही होगा बड़े बड़े टेक स्टॉक्स का जो वीकनेस इन अर्निंग्स लास्ट 6 महीने में देखने को आया है। फंडामेंटल्स में यूएस टेक स्टॉक्स को जो दिक्कतें देखनी पड़ रही हैं, जो झेलनी पड़ रही हैं हमारे देश में, जो आप स्क्रीन पे स्टॉक्स जो छलका रहे हो, इन कंपनीज की अर्निंग्स ऑब्वियसली हम फेमिलियर है बिकॉज हमारी पोर्टफोलियो है। इन कंपनीज की अर्निंग्स में इस प्रकार की वीकनेस जो नजर नहीं आई है, जिस प्रकार की वीकनेस यूएस के बड़े टेक स्टॉक्स में नजर आई है। सो फंडामेंटल आउटलुक यूएस मार्केट की अलग है, इंडियन मार्केट की अलग है, मैक्रो आउटलुक अलग है। एक सिंपल आंकड़ा देता हूं, इंडिया में आरबीआई का रिपो रेट और इन्फ्लेशन के बीच में बेसिकली 3 परसेंटेज पॉइंट्स का गैप है। अगर रेट हाइक्स आएगी इंडिया पे रिलेटिवली मॉडरेट स्केल पे आएगी। यूएस में फेडरल रिजर्व के बेस रेट और यूएस इन्फ्लेशन रेट्स में 7 परसेंटेज पॉइंट्स का गैप है। यूएस में रेट हाइक साइकिल काफी भयंकर पैमाने पर मेरे ख्याल से होगी, इंडिया पे नहीं होगी। इसलिए फंडामेंटली इंडिया मोर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है देन वाज द केस से टेपर टैंट्रम के दौरान। सौरभ, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इंडियन इकॉनमी काफ़ी ठीक है और आपने अपने दोस्तों से यूएस में जो बात की, उन्होंने कहा अभी तो शुरुआत ही है, सिर्फ भारतीय पैसा और अभी मार्केट के अंदर आएगा। तो ये पैसा आएगा किस जगह पर आएगा? ये क्या होम फाइनेंस वाले सेगमेंट में आएगा? ये क्या उभरते हुआ ईवी सेगमेंट में आएगा? ये किस जगह पर ज़्यादा आ सकता है? देखिए, ये अगर हम स्टेप बैक करें, मोटा मोटी पिक्चर देखिए, आरबीआई के डेटा के मुताबिक 95% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड वेल्थ, राइट, 95% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड वेल्थ रियल एस्टेट और सोने में लगा हुआ है, राइट। इंडिया की हाउस होल्ड वेल्थ का कोई प्रिसाइज एस्टिमेट नहीं है, बट मोटा मोटी मानिए 3.5 टाइम्स जीडीपी ले लें तो $10 ट्रिलियन इंडिया की हाउस होल्ड वेल्थ है। मतलब 9 से $9.5 ट्रिलियन हमारे देश में रियल एस्टेट और गोल्ड में लगा हुआ है। केवल आधा ट्रिलियन, शायद 1 ट्रिलियन फाइनेंशियल एसेट्स में लगा हुआ है। ये जो इम्बैलेंस है, ये धीरे धीरे बदल रहा है। लास्ट 5-6 साल में अगर हम म्यूचुअल फंड के फ्लोज देखें, इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर फ्लोज देखें, ये पूरा स्ट्रक्चर लास्ट 5 साल में बदलना शुरू हुआ है। इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ रहा है। अगर हम 10 ईयर बॉन्ड डील की बात करें, भारत सरकार की 10 ईयर बॉन्ड डील 15 साल पहले करीबन 16-17% होती थी, आज वही नंबर 7% पे है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे जा रहा है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, स्टॉक मार्केट पैसा आ रहा है, प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल में पैसा आ रहा है। तो ये बात नहीं कि एक या दो स्टॉक को पैसे आएंगे या एक या दो सेक्टर को पैसे आएंगे, पूरा का पूरा एक फाइनेंशियलाइजेशन का सिलसिला है, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आएगी और इससे इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। सो स्ट्रक्चरल चेंज है, ये एक या दो स्टॉक्स की आगे बढ़ने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। सौरभ, आपका ऑफकोर्स न्यूज़लेटर बाहर आया है और कुछ नए चेंजेस आपके पोर्टफोलियोज में हमने देखे हैं। आपने कुछ होम फाइनेंस कंपनीज ऐड की हैं और आपने लाव पाला करके कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से हटाया है। बाजार का बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर रहा है वो एक समय में, अपना लास्ट 10-15 साल का अगर ग्राफ देखें लाव पाला। क्या आप समझाना चाहेंगे क्या रैशनल गई ये चेंजेस के बारे में? तो होम फाइनेंस को ऐड करने का, होम फर्स्ट नाम के कंपनी को हमने लिया है। हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आवास था, बोथ हमारे किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो में भी और राइजिंग जायंट में। तो आवास ऑलरेडी था और उसके ऊपर हमने होम फर्स्ट नाम की कंपनी को ऐड किया है। वजह काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमको जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का जो सिलसिला, मतलब कि 10 लाख, मानिए 10 लाख रुपीज, 10 लाख का मॉर्गेज, रुपीज 10 लाख का होम लोन, ये वाला स्पेस हमको काफी अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे जो इंडिया में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बन रही है, ईपीएफओ के डेटा के मुताबिक लास्ट 3 साल में करीबन 32 मिलियन जॉब्स की क्रिएशन हुई है। ये जो एम्प्लॉयमेंट का जो सिलसिला है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का जो सिलसिला दिख रहा है ईपीएफओ के डेटा से, इसका फायदा हमारे ख्याल से अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में आएगा। 10 लाख 15 लाख वाले मॉर्गेजेस में यहाँ पे आवास और
होम फाइनेंस अच्छा काम कर रहे हैं, होम फर्स्ट सॉरी, आवास और होम फर्स्ट अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों की कैपिटल पोजीशन स्ट्रांग है, इनकी एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट थ्रू द डीएचएफएल वाला जो क्राइसिस था, यस बैंक वाला जो क्राइसिस था, कोविड के क्राइसिस के थ्रू इनकी एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रांग रही है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इनकी बेहतरीन है, इसलिए हमारे ख्याल से गोइंग इनटू एन इकोनॉमिक रिकवरी एंड स्टिल स्ट्रेस की कोविड के पोस्ट कोविड की इकोनॉमिक रिकवरी की भी शुरुआत है, काफी लंबा रास्ता आगे तय करना है। गोइंग इनटू एन इकोनॉमिक रिकवरी अच्छे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के हमारे ख्याल से हमको अच्छी अपसाइड मिलेगी, इसलिए दोनों आवास और होम फर्स्ट हमारे पोर्टफोलियो में है। लाभपाला हमारे पोर्टफोलियो में काफी सालों से था। कंपनी कमाल की कंपनी अजीत झुंझुनवाला जी ने लास्ट 15 साल में बनाई है, जिस वजह से हमने बेचा। काफी हद तक हमको डिस्ट्रीब्यूशन में, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में कुछ हद तक डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस लगे, प्लस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लाभपाला के स्पेस में। लाभपाला ने स्पेस को बनाया है, क्रॉकरी के स्पेस को लाभपाला ने पूरा क्रिएट किया है, बट कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही थी। और लुकिंग एट द लास्ट 15 years ऑफ इवोल्यूशन इन द स्पेस, हमको लगा कि इस स्टॉक को हटा के हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जोड़ना बेहतर रहेगा। बिल्कुल सौरभ, ये जो चेंजेस की बात हो रही है, एक और आपसे स्पेस डिस्कस करना चाहेंगे। आपने हाल ही में एक और चेंज किया अपनी एक और स्कीम में, जिसमें आपने एबट इंडिया को रिप्लेस किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस से। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस यानी इंश्योरेंस स्पेस आपको काफी अट्रैक्टिव लगता है, क्या रैशनल है इसके? देखिए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मोटर इंश्योरेंस में मार्केट लीडर है प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स में से। और अगर हम मोटर इंश्योरेंस में जिस प्रकार से लास्ट 15 साल में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने फ्रैंचाइज बनाया है, हमको कोई दूसरा प्लेयर इस क्वालिटी का नजर नहीं आता। ऑब्वियसली मोटर इंश्योरेंस एक लॉजिकली एक इंडस्ट्री है जहाँ पे और ग्रोथ रहेगी। करीबन 1 in 2 आधे मतलब 1 in 2 50% इंडियन ड्राइवर्स के पास मोटर इंश्योरेंस नहीं है। लॉजिकली वो वायबल सिचुएशन नहीं है। यू कांट हैव आधा कंट्री ड्राइविंग अराउंड विदाउट इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ेगी। ये सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे बेस्ट रन मोटर इंश्योरर है। सो वो हमारा वो पहला रीजन है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लेने का। दूसरी जो वजह है कि हेल्थ इंश्योरेंस में कोविड के बाद कॉर्पोरेट हेल्थ कवर, इंडिविजुअल हेल्थ कवर की एक अपसर्ज रही है। यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मार्केट लीडर नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस में मार्केट लीडर नहीं है। बट कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं लास्ट 2 साल में, जहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसे प्लेयर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में बड़े पैमाने पर प्रवेश करना आसान हो गया है। एंड मैनेजमेंट ने जो लास्ट 6 महीने में जो रवैया अपनाया है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति, हमको लगता है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ में भी एक बेहतरीन पोजीशन बना सकती है। सो मोटर में मार्केट लीडर है, हेल्थ में उम्मीद है कि मार्केट लीडरशिप की तरफ बढ़ेगी। अच्छी कंपनी है, वेल मैनेज्ड है। आईसीआईसीआई ग्रुप का ब्रांड और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा तो मिलता ही है। सौरभ, कई बार ऐसा होता है ना, जब ये चर्निंग हो रही होती है तो कई सेक्टर्स ऐसी जगह पर आके खड़े हो गए थे, यहाँ पे थोड़ी अनिश्चितताएं बढ़ जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ आपको दिख रही है इस समय मार्केट के अंदर जहाँ पर आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है क्लैरिटी को लेकर, जब तक नहीं आती मैनेजमेंट या नंबर्स हम बहुत क्वार्टर्स के एक साथ अब नहीं देख लेते? कोई पर्टिकुलर एक ऐसी चीज़ जो आपने नोटिस की हो कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया इस टोटल डिस्टर्बेंस में से? देखिए, दो प्रकार के इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरीज उभर के आते हैं जब हम इस प्रकार का सप्लाई साइड डिसरप्शन देखते हैं, जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद और चाइना में कोविड का ये भयंकर लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार का दुनिया में जो सप्लाई साइड चैलेंज आ रहा है, 2 प्रकार के इकोनॉमिक रिस्पॉन्सेज हैं। तो अगर हम पहला एग्जांपल ले यूएसए थ्रू द 1970s, यूएस सरकार ने जो फेडरल रिजर्व ने जो रवैया अपनाया था, इंटरेस्ट रेट्स करीबन 7-8 साल यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहे। यूएस स्टॉक मार्केट ने 70 के दशक में बेसिकली 0 रिटर्न दिया, राइट। वो एक नेगेटिव केस स्टडी है। पॉजिटिव केस स्टडी है जापान थ्रू द 1970s। जापानीज स्टॉक मार्केट करीबन ट्रिपल हो गई उसी दशक में, सेम दशक, सेम मैक्रो फोर्सेस, सेम ऑयल शॉक्स, बट जापानीज स्टॉक मार्केट ट्रिपल हो गई 70 के दशक में। यूएस स्टॉक मार्केट कहीं भी नहीं गया 70 के दशक में। क्यों ऐसा हुआ? कि जापानीज गवर्नमेंट ने ऑयल शॉक्स के साथ डील किया बहुत खूबी से। सप्लाई साइड रिस्पॉन्सेज जापानीज गवर्नमेंट के बेहतरीन थे और इसलिए जापान का मार्केट एक्चुअली 70 के दशक में उभर के दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बन गया। तो किस प्रकार से भारत सरकार ये सप्लाई साइड शॉक के साथ डील करेगी? जो लास्ट 72 घंटे में जिन प्रकार के हमको अनाउंसमेंट सुने हैं, मेज का बैन, मतलब वीट का बैन, स्टील का बैन,
तेल की प्राइसेस में कटौती, अगर इस प्रकार के सप्लाई साइड रिस्पॉन्सेज आते रहे भारत सरकार से, देन मेरे ख्याल से अगला 3-4 साल इंडियन मार्केट के लिए अच्छा जाएगा, इवन इफ अमेरिकन मार्केट कहीं ना जाए। तो ये पहले हो चुका है, 2 बड़े बड़े मार्केट यूएसए और जापान बिल्कुल विपरीत डायरेक्शंस में मूव किए हैं इन द फेस ऑफ आइडेंटिकल शॉक्स। फिर से आई थिंक कुछ वैसा ही सिचुएशन हमारे सामने आ रहा है। तो भारत सरकार का रवैया अगले 3-6 महीने में बहुत दिलचस्प रहेगा, किस प्रकार से सरकार उभर के आती है और सप्लाई साइड चैलेंजेस के साथ डील करती है। देखिए, डिलीवरी की आपको प्राइस दिखाई दे रही है, अभी 550 के आसपास आ गया है। ये डिलीवरी भी एक टेक्नोलॉजी बैक्ड एकदम न्यू एज लॉजिस्टिक्स कंपनी बन के आ रही है। सौरभ, आपने इनके बिजनेस मॉडल को देखा है, या आपने ये जो नैस्डैक करेक्शन आया उसके चलते जो इंडिया में कंज्यूमर टेक कंपनीज में 70-80% का कंप्रेशन हुआ वैल्यूएशन का, उस पर नजर गई आपकी? आज दीपेंद्र बोल रहे हैं, जोमेटो अपने लेटेस्ट कमेंट्री में बता रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक भी 14-15% ऊपर है, कि डबल डिजिट ग्रोथ आएगी, लॉसेस को घटाएंगे। आपने देखा क्या? देखिए, हमारे पोर्टफोलियो में इन्फोएज है, हमारे राइजिंग जायंट पोर्टफोलियो में इन्फोएज है, एंड संजीव बिखचंदानी साहब और इन्फोएज की टीम ने जो लास्ट 15 साल में काम किया है, कमाल का काम किया है, नॉट जस्ट इन देयर वेंचर कैपिटल पोर्टफोलियो, बट उनका जो कोर प्लेटफॉर्म है naukri.com में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। सो थ्रू इन्फोएज हमको कुछ हद तक जोमेटो की एक्सपोजर है। तो जैसे मैंने रिपीटेडली बोला है, हमको थोड़ी सी आशंका है, थोड़ा सा फियर है अबाउट बिजनेसेस जो कैश नहीं डिलीवर कर पाती, मुनाफा नहीं कमा पाती, साल पे साल पैसा जलाती है। तो इसलिए हमारे से इसका कुछ एक्सपोजर हमारा डायरेक्ट है नहीं इस स्पेस में, जहाँ पे बातें ज़्यादा और कैश फ्लो कम दिखती हैं। बट दैट बीइंग सेड, अगर ये स्पेस इंडिया में अच्छा करे, लॉजिस्टिक स्पेस अच्छा करे, जनरली फिनटेक और कंज्यूमर टेक स्पेस अच्छा करे, तो ऑब्वियसली कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा ही होगा उससे। राइट, ऑल राइट सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। अच्छा लगा, आपसे काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है, ऑफलाइन आपसे कनेक्ट करते हैं और टेक अवेज लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।